कॉमरेड गिराओ जिंदाबाद, कॉमरेड गिराओ जिंदाबाद, एआरएस जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद कॉमरेड गिराओ। साथे आज छपरा के इस धरती पर एआरएस के बैनर तले छपरा ब्रांच के 19वें द्विवार्षिक अधिवेशन और विदाई समारोह के मौके पर आपने हमें आमंत्रित किया। मैं इसी रेलवे इलारसा जोनल कमेटी की ओर से आपके इस अधिवेशन की सफलता की कामना करता हूं और आपने जो मुझे यह मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, लाल सलाम पेश करता हूं। इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष मंचासीन हमारे नेतागण, हमारे वरिष्ठ नेता कॉमरेड जगदानंद शाह जी, जोनल अध्यक्ष यानी रेलवे, एआरएस के जोनल सेक्रेटरी एनईआर विनय शर्मा जी, हमारे सेंट्रल लीडर केपी यादव जी, सेंट्रल लीडर झुंडू कुमार जी और तमाम जो एआरएस के नेतागण हैं और हमारे लड़ाई के उस दौर के जो साथी, जो ताकत और हिम्मत रहे हैं, कॉमरेड मोहन मांझी जी जो सेवानिवृत्त हो गए और इसी छपरा की धरती के हैं। आज मैंने विशेष रूप से अपने गुरुजी को यहाँ पर बुलाया है, तो गुरुजी को भी मैं सलाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित आप तमाम हमारे वरिष्ठ सीनियर साथी लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने कि उस दौर को देखा है, उस लड़ाई को देखा है और लोको रनिंग स्टाफ के उस हालात को संघर्ष की बदौलत अपने योगदान से आज यहाँ तक इस कारवां को लाया है। इसके लिए मेरी भूमिका शायद कुछ नहीं है, लेकिन जो भूमिका इन लोगों ने अदा की है, हमारे पुराने लोगों ने जो अदा की है, जो कुर्बानियाँ दी है, मैं उसको सलाम करता हूँ कि आज भी वो हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ ही रनिंग स्टाफ के बारे में विशेष मैं क्या कहूँ कि मैं आपको उपदेश क्या दूँ, आपको कर्मठ, ईमानदार, जानदार, शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय रेलवे के अनमोल रत्न हैं और कहते हैं कि जो आसमान में उड़ते हैं परिंदे, किसी शायर ने कहा है कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ान की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ान की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिले आसमान की। तो आप वो परिंदे हैं जिनको बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि उड़ना कैसे और चलना कैसे है। मेरे दोस्त, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जो महिला लोको रनिंग स्टाफ या उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है हमारे संरक्षित रेल संचालन में और उनके योगदान से हम आजीवन रेलवे को एक्सीडेंट फ्री सेवा देते हैं। और अगर हम 30-35 साल रेलवे की सेवा करके एक्सीडेंट फ्री अवार्ड लेकर घर जाते हैं तो इसमें हमारे सीनियर डी साहब, हमारे एई साहब और हमारे किसी अधिकारी का बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है। इसमें योगदान अगर होता है तो हमारे घर की महिला धर्मपत्नी और हमारे बच्चों का जो हमारी देखभाल करते हैं, हमारी हर हमारी सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। एक रनिंग स्टाफ की फैमिली, हमारा सीएलआई साहब हमारा काउंसलर होते हैं, बहुत से सेफ्टी काउंसलिंग होती रहती है, लेकिन हमारे घर में जो हमारी महिलाएं हैं, हमारे बच्चे हैं, उनसे बड़ा काउंसलर एक रनिंग स्टाफ का कोई नहीं है। जो ड्यूटी से कब आते हैं, कब उनको सोना है, कब खाना है, उनकी यूनिफॉर्म कब आयरन करके देना है, बैग तैयार रहना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी खासियत है। और हमारे घर की महिलाएं भी 3-4 डिपार्टमेंट की वर्किंग बहुत अच्छी तरह से जानती है, भले वो जेडटीसी में और किसी स्कूल में ट्रेनिंग नहीं की होती है, इतना तो नॉलेज उनको होता है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा बिलासपुर से शुरुआत हुई थी, स्पैड की घटनाएं होने लगी थी,
तो रेलवे अधिकारी के दिमाग में सूझा, क्योंकि एसी कूलर में रहने वाले का दिमाग कुछ ज्यादा काम करता है। हम लोग तो यहाँ 55 डिग्री 60 डिग्री में रहते हैं। तो उनके दिमाग में आया कि इन लोगों के फैमिली का काउंसलिंग किया जाए। शायद उनको ये नहीं पता था कि आपकी फैमिली और मेरी फैमिली में जमीन आसमान का अंतर है। मेरी फैमिली की ये खासियत है कि रात को 2 बजे भी अगर मालूम है कि साइन ऑफ होगा, ये गाड़ी आने वाली है छपरा, और 2 बजे उस गाड़ी का अराइवल होता है, तो वो बिछावन पर जगी रहती है और खाना खाएगी, साथ में इंतजार में रहती है। वो आएंगे, दरवाजा खोलेंगे और साथ खाना खाएंगे। जब ड्यूटी जाना होता है तो पहले इनको सुसज्जित करके एक सैनिक और योद्धा की तरह तैयार करके पूरा टीका चंदन लगा करके और तब उसको लॉबी पर भेजती है कि आप युद्ध भूमि में जा रहे हैं। पूरे हिम्मत के साथ एक वीरांगना जो देती है अपने सैनिक को सैल्यूट दे करके भेजती है कि सकुशल नौकरी करके वापस आएंगे। ये हमारे यहाँ का कल्चर है, हमारी महिलाओं का, हमारे घर के बच्चों का कल्चर है। और आपका कल्चर बुरा न माने, मैं ये कहूँ कि आप यदि दफ्तर में हैं तो मैडम सरकारी गाड़ी लेकर के चपरासी और प्यून को लेकर के मॉल में घूम रही है, मार्केटिंग कर रही है। जब आप ऑफिस से वापस आते हैं, ऑफिस से जब वापस आते हैं तो मैडम मुंह फुलाए बैठी है। क्या हुआ जी, क्यों नाराज हो? अरे कैसा चपरासी, कैसा ग्रुप डी को यहाँ रखे हुए बंगले पर, सब्जी नहीं लाया, चाय सुबह से नहीं पी हूँ, मेरा मूड खराब है, चाय बनाओ। और साहब जाके पहले चाय बनाते हैं, मैडम को चाय देते हैं, फिर जाके मैडम का मूड ठीक होता है। तो वो कल्चर और हमारे कल्चर में जमीन आसमान का अंतर है। एक साहब समस्तीपुर में थे, नाम नहीं लूंगा, साहब बोले कि रावत मैं रिटायर करूंगा तो बड़ी दिक्कत हमको होगी। हमने कहा काहे सर, काहे दिक्कत होगी आपको? अरे यार क्या बतावें, मैडम को तो हमने ही गलत आदत लगा दिया। क्या? अरे 4 गो खलासी रखे हुए हैं, कोई सब्जी लाता है, कोई पानी पटाता है, कोई जो है सो कपड़ा सुखाता है, कोई ये काम करता है। अब हम ही सोच रहे हैं कि 2 साल मेरा रिटायरमेंट बचा है, हम रिटायर करके घर जाएंगे तो ये 4 गो तो मेरे घर पे जाएगा नहीं। तो मैडम कहेगी कि सब काम आप ही करिए, अभी बुढ़ापा में तो हमार गंजन हो जाए, सब काम तो हमरे के करे के पड़ी। हम बोले सर तो ये बात और आपको पहले सोचना चाहिए। तो रेलवे में जो एक अफसरशाही प्रथा, जो गुलामी प्रथा वर्षों से चल रही थी, जिसकी खिलाफत सबसे ज्यादा लालसा ने किया, आज भी करता है, खुलेआम बोलता है कि सरकारी वेतन भत्ते को लेकर के जो बंगले में काम कराने का कल्चर है, यह माननीय लोहानी साहब, सीआरबी साहब ने बहुत हद तक गुलामी प्रथा का उन्मूलन कर दिया था। फिर भी कुछ लोग रह गए थे और लोहानी साहब को व्यक्तिगत एलआरएस के लोगों से, हम लोगों से संपर्क था जब धनबाद डिवीजन आए थे, और मैंने केवल व्हाट्सएप पर उनको लिखा था कि सर धनबाद आपकी पुरानी धरती है। वो 1988 में सीनियर डीएमई पत्रातु हुआ करते थे धनबाद डिवीजन में। मैंने 2 शब्द लिखा था कि सर धनबाद की धरती पर आपका स्वागत है, लोहानी गार्डन पत्रातु में आपका इंतजार कर रहा है। हम लोगों रनिंग के लोग आपसे 2 मिनट के लिए मिलना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं, कुछ बात कहना चाहते हैं। उन्होंने ओके लिख दिया केवल, और मैंने अपने सारे लोगों को तैयार कर दिया धनबाद गोमो पत्रातु में। कोई सीआरबी आ रहे हैं, रेलवे प्रशासन को मालूम नहीं होने दिए। लॉबी पर हमारे 150 लोग खड़े थे पूरे यूनिफॉर्म में मैग्नम लेकर के। डीआरएम साहब सीआरबी को लेकर के जैसे ही धनबाद लॉबी पर आए, पूरा आरपीएफ, पूरी अधिकारी की फौज, भाई सीआरबी है, तो वह लॉबी में घुसने का रास्ता बता रहे थे। तो सीधे सीआरबी पहले एलआरएस का जो हमारा कारवा खड़ा था वहां जाकर खड़ा हो गए और बोले बोलिए आप लोगों की क्या परेशानी है। और 20 मिनट सीआरबी साहब ने एक एक बात को सुना। और एक शिकायत आई थी, एक सीनियर डीएमई साहब वो जन्म से ही बदतमीज थे, उनको तमीज सिखाया ही नहीं गया था। अंग्रेजी तो बहुत जानते थे, यूपीएससी से आए थे, लेकिन उनको संस्कार नहीं बताया गया था, किस बुजुर्गों से कैसे बात किया जाए, वरिष्ठ से कैसे बात किया जाए। तो उसके बारे में शिकायत की गई। तो सीआरबी बोले अरे कौन गाली बकता है, सीएलआई? तो बोले नहीं सर सीनियर डी। अरे कौन है सीनियर डी? लाओ उसको। सामने लाया, बोला तुम गाली बकते हो रनिंग स्टाफ को, कंडक्टर लगा कर नौकरी से बाहर कर दूंगा। प्लेटफॉर्म पर सारे मीडिया के सामने बोले कि नौकरी से निकाल दूंगा। और
अध्यक्ष जी का, एस के सिंह मेरे अध्यक्ष वहां पर है, उनका पर्सनल मोबाइल नंबर दिए, मेरा नंबर लिखिए। आज के बाद अगर ये बदतमीजी करे, कोई दिक्कत हो, डायरेक्ट हमको फोन करो। ये सीआरबी साहब थे। पतरातू में, हाँ, गोमो में गए, गोमो में 20 मिनट तक बात की है। पतरातू जब गए तो वहां पर मेरा 300 रनिंग स्टाफ खड़ा था। इनका सैलून विलम्ब से आया था। प्लेटफॉर्म पे चर्चा हो रही थी। एक नया लड़का एएलपी, उनको मालूम नहीं था कि सीआरबी साहब कितने पावरफुल हैं। बातचीत हो रही थी, बीच में घुसा, बोले सर हमारा म्यूचुअल ट्रांसफर है सर, हमको छोड़ा नहीं जा रहा, ऑन रिक्वेस्ट है मेरा। वो लखनऊ के बगल कहीं उनको जाना था। बोले ठीक है हो जाएगा, डीआरएम साहब को बोल देते हैं। फिर बोला कि सर कब हो जाएगा, तो बोले कह रहे डीआरएम साहब देख लीजिएगा, एक सप्ताह में हो जाएगा। तीसरी बार वो फिर लड़का टोक दिया कि सर डीआरएम साहब करेंगे कि नहीं। वो बोले लेटर दिखाओ, तुम्हारा हो गया था। दिखाया पेपर, बोला जाओ सामान लेकर के आओ, मेरे सैलून में ला दो, तुमको हम कानपुर उतारते हुए तब दिल्ली जाएंगे। ऐसे भी अधिकारी थे। और उसी पतरातू की धरती पर हाई पावर कमेटी, डीपी त्रिपाठी कमेटी की जो रिपोर्ट 2013 में आई थी, जो स्पैड पर डीपी त्रिपाठी कमेटी जी ने कहा था, उन्होंने नहीं कहा था। एलआरएस का रिप्रेजेंटेशन जो दिया गया था, जो डीपी त्रिपाठी कमेटी की रिपोर्ट, उसका ये प्रिंटेड कॉपी है। इसमें लिखा है किस किस संगठन ने मेमोरेंडम दिया था। एलआरसा ने स्पैड पर जबरदस्त मेमोरेंडम डाला था, ड्यूटी आवर्स पर डाला था कि भाई हर मामले में रिमूव फ्रॉम सर्विस। स्पैड क्या है? 1998 में जस्टिस एचआर खन्ना, जो रिटायर्ड जज थे, उनकी अध्यक्षता में रेलवे सेफ्टी एक्सीडेंट पर एक कमेटी बनी थी। और जस्टिस एचआर खन्ना ने कहा था कि स्पैड को एक्सीडेंट की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। स्पैड एक सिग्नल पास हो जाने की एक घटना है, जिसमें कोई रिपरकशंस नहीं है, जिसमें कोई लाइफ का लॉस नहीं है, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो एक्सीडेंट की श्रेणी में नहीं रहनी चाहिए। और उस पर ये जो सजा है रिमूवल का, ये बिल्कुल गलत है। हाई पावर कमेटी ने, त्रिपाठी कमेटी जी ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हर मामले में रिमूव फ्रॉम सर्विस यह बहुत ही गंभीर सजा है। और इस सजा के भय से जो चालक दिमाग में लेकर के चलता और हमेशा उसके दिमाग में स्ट्रेस बना रहता है कि कुछ होगा तो रिमूव हो जाएंगे, तो भय भी भूल का कारण होता है कि अगर आप ज्यादा भयभीत रहेंगे और कोई काम करेंगे तो काम नहीं होगा सही से, क्योंकि अंदर एक डर समाया हुआ है, मन में शंका, सशंकित आप हैं। इस चीज को इस कमेटी की रिपोर्ट में आई कि नहीं, जिस स्पैड के केस में कोई रिपरकशंस नहीं है, कोई जान माल का नुकसान नहीं है, तो वैसे मामलों में ईच एंड एवरी केस के गुण और दोष के आधार पर दंड में परिवर्तन होना चाहिए, सभी में रिमूवल नहीं होना चाहिए। और साथ साथ यह भी लिखा कि उस चालक का पास्ट हिस्ट्री, पिछला इतिहास, वर्किंग का हिस्ट्री देखिए, उस आधार पर फैसला कीजिए। इस रिपोर्ट के बाद सबसे पहले साउथ में एलआरसा के लोगों ने उनको घेरा था, त्रिवेंद्रम में सीआरबी को घेर के मेमोरेंडम दिया था, और दूसरा धनबाद डिवीजन में पतरातू में हम लोगों ने दिया था। वहीं पर सीआरबी साहब वादा किए थे 30 नवंबर 2017 की बात है, उन्होंने वादा किया था कि देखो मैंने इसको पढ़ा है, मैंने रेलवे बोर्ड में डिस्कस किया है, कोई भी अधिकारी तुम्हारे एक्सीडेंट मैनुअल में जो 1993 का प्रावधान है रिमूवल वाला एक्सीडेंट मैनुअल में अपेंडिक्स ओ में, कोई बदलने के लिए तैयार नहीं है। मैं अकेला लड़ रहा हूं, मैं इसमें संशोधन करूंगा, लेकिन ये कितने दिन तक बरकरार रहेगा ये अब तुम्हारे हाथ में है। मैं तो 2 साल रहूंगा रेलवे में। और वादा करके वो गए थे 30 नवंबर को, और 8 जनवरी 18 को उन्होंने अमेंडमेंट कर करके ऑर्डर भेजा, जिस पर कि एसओएल बीओएल दे करके हमारे बहुत से लोगों का रिमूवल बचा रहा। और एएलपी का तो रिमूवल था ही नहीं। उस पूरे आप पढ़ेंगे 8 जनवरी 18 के लेटर को, तो इंटेंशनली हो, एसओएल के बाहर हो, बीओएल के बाहर हो, तो कहीं रिमूवल नहीं है। रिवर्सन फॉर 3 इयर्स है, रिवर्सन फ्रॉम लोको पायलट मेल पैसेंजर गुड
गुड्स से लोको पायलट संटिंग है। एएलपी का भी रिमूवल तो कहीं नहीं लिखा है। हाँ, एक जगह है जहां की ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी इंटेंशनली चली गई और कंप्लीट नेग्लिजेंसी लोको पायलट की है और कोई नुकसान जान माल का हुआ है तो वहां रिमूवल लिखा था, लेकिन 90% केसेज में रिमूवल का नहीं था और 18 से लेकर के 22 तक ये रिमूवल की बात नहीं चल रही थी। तो वो सीआरपी थे, वैसे भी अधिकारी थे रेलवे में, लेकिन ऐसे ऐसे भी अधिकारी रेलवे में हैं, ऐसे चोर लोग हैं जो एक बहुत बड़ा डकैत बनारस डिवीजन में था, मेरे ही नाम से था, पता नहीं उसका राशि कैसे गड़बड़ था, यही छपरा में आया था, केवल एक मेमोरेंडम देना था, तो मैं नहीं लूंगा, मैं बात नहीं करूंगा। अरे ये कैसे होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस देश के राष्ट्रपति, जिस सजा याफ्ता को जिसको मृत्यु दंड मिला हुआ होता है, उस सजा याफ्ता कैदी को भी इस भारत का संविधान और यहाँ की कानून व्यवस्था में एक अधिकार दिया है तो उनको भी व्यक्तिगत सुना जाए, और वो दया याचिका फाइल करता है। प्रधानमंत्री के हत्यारे जो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के हत्यारे थे, उन्होंने भी दया याचिका फाइल किया था। तो एक मृत्यु दंड प्राप्त जो सुप्रीम कोर्ट से भी फाइनल है, उसको भी अपनी बात कहने के लिए राष्ट्रपति महोदय तक जाने का अधिकार है। डीए रूल में भी आपका एक प्रोविजन है कि जो यूनियन रिप्रेजेंटेटिव है रेलवे के डीए रूल में, वह पनिशमेंट के खिलाफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। यह डीए रूल में भी है कि हम यूनियन प्रतिनिधि हैं और हमको इस तरह विक्टिमाइज किया है। तो भारत के महामुहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन लेने और सुनने का कानून अधिकार दिया है, संविधान दिया है, और आप ही ट्रांसफर पोस्टिंग में कमाने वाले, रेल बेचने वाले बने भ्रष्ट आदमी, और ये कहता हम रनिंग स्टाफ का मेमोरेंडम नहीं लेंगे, बात नहीं करेंगे। 32 साल की नौकरी में मैं 90 में रेलवे में आया था और एनी रेलवे ही हुआ करता था, और एनी रेलवे क्रांतिकारियों की धरती थी, चाहे वो 68 का आंदोलन हो, 74 का आंदोलन हो, 81 का हो, 86 का हो, 2000 का हो, सबसे ज्यादा विक्टिमाइजेशन दिया था तो एनी रेलवे दिया था, सबसे ज्यादा रिमूव डिसमिस एनी रेलवे से था। एनी रेलवे चैंपियन था संघर्ष में, लड़ाई में। और छपरा, सिवान, ये सब जो धरती है, ये तो सिनेमे पे गोली खाने वाला धरती बा, ये जाके सीना तान के गोली खाता बॉर्डर पर, तो इसको कोई चोर और कोई बेईमान कैसे डरा देगा छपरा, सिवान, आरा, बलिया के लोगों को। और उसने कहा मेमोरेंडम नहीं लेंगे। बात यही हुई थी, संघर्ष हुआ था, ओम प्रकाश सिंह, सुमन सिंह के नेतृत्व में लड़ाई हुई थी, हमारे घर की महिलाएं भी आई थी। लेकिन आप जान लीजिए मेरे दोस्त कि किसी शायर ने कहा है कि तूफान कोई बाहर से आएगा तो निपट लेंगे, तूफान कोई बाहर से आएगा तो निपट लेंगे, पर डर है कि चिरागों को गुल कर दे न ये परवाने। ये जो परवाने दिए के अगल बगल घूमते हैं, कहीं यही नहीं बुझा दे तूफान को तो हम रोक लेंगे। न डर है किसी, न खौफ है दुश्मन का, न डर है किसी बेगानों का, न खौफ किसी दुश्मन का, न डर है किसी बेगानों का, अगर कोई खतरा है तो अपने ही निगहबानों का। तो कुछ अपने ही निगहबानों के खतरे के चलते वो लड़ाई विफल हो गई, सुमन सिंह को ट्रांसफर जाना पड़ा, ओम प्रकाश सिंह को जाना पड़ा। कोई चिंता की बात नहीं है मेरे दोस्त। AK राउत और अशोक रावत 90 में रेल में आया और 93 से लड़ाई शुरू किया, 93-94 स्टीम इंजन लोको सेट से, और वहीं से स्टार्ट किया। 50 बेल्ट की सलामी सबसे पहले उस लोको फोरमैन को दिया जिसके जुबान पर गाली रहती थी। 50 बेल्ट से शुरुआत किए थे 4 जुलाई 94 से, और सस्पेंशन और चार्जशीट का तो माला बना करके रावत घूमने का काम किया। और इस 32 वर्षों में 14/2 में 9 साल डिसमिसल रहा। 21 अक्टूबर 97 से लेकर 13 मई 2004 तक दर्जनों FIR, 3 बार जेल की यात्रा किया। और ये तीसरा डिवीजन है मेरा सोनपुर, समस्तीपुर डिवीजन, धनबाद डिवीजन, और जहां गया एरारसा का परचम लहराया, ट्रांसफर कर दिया। 54 भेज दो, सोन नदी के किनारे में रावत दह जाएगा और फंस जाएगा, कोई मिलेगा नहीं। मैंने कहा 54 में रेल चलती है ना, तो जरूर वहां लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट होगा। 2-4 लोग वो पुराने चावल जरूर होंगे जो पंथ के काम आएंगे, उन्हीं चावल को लाऊंगा और बहुत बड़ा भोज करूंगा। और खोज करके निकाले 54 में पुराने लोगों को, एरारसा खड़ा किया, एरारसा खड़ा किया, और नए नए लड़के 2008 में RRB के
नए रिक्रूट जवान लोग हमको मिले थे। ये नया बीएसएफ का जवान, एसएसबी का जवान जब वहां आया 54 में, वहां मुख्य कानून था, एक बुकिंग क्लर्क जो है वो एक मेल एक्सप्रेस ड्राइवर को डांट के निकाल देता था। एक फोरमैन का चेंबर में पर्दा लगा हुआ था, एलाइड आईएएस से ज्यादा पावर था फोरमैन का, कोई पर्दा हटा के अंदर घुस नहीं सकता था। बीपी सिंह थे, वो डैनी फिल्म में डैनी जो देखे थे, डैनी के जैसा उसका चेहरा था, डायलॉग वही था, और चोर नंबर 1 था। वो फिक्स किया हुआ था हर चीज में पैसा। तो बड़े अच्छे जगह पर हमको रेलवे ने भेज दिया। जैसे ही ये लड़के लोग आए, मैं लॉबी में ही दिन रात बैठा रहता था और कर्मचारियों की समस्या को सुनता था, लिखता था। मेरे दोस्त, लड़ाई हुई, ताला बंद किया लॉबी में, आरपीएफ जीआरपी सबको खबर की गई, एलआरसा का बैनर खड़ा किया। कोई आरपीएफ जीआरपी एलआरएस का प्रबंधन से सवाल यहाँ पर है, आप बीच में नहीं आएंगे। यहाँ लोहा, कोयला और तेल की चोरी का मामला नहीं है। आप खड़ा होकर के देखिए, खैरियत रिपोर्ट भेजिए, मैं इसकी खैरियत लूंगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और उस फोरमैन को सुधारा गया। वहां पर 1 साल में 54 का नजारा बदले थे। बहुत साथी आए हुए हैं आपके बनारस डिवीजन में। उस वक्त जो 54 में जो लोग थे, यहाँ कई लोगों को मैंने देखा है। तो एक अंदर में अगर आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर नेतृत्व करने की भावना है, त्याग करने की भावना है, अगर 56 इंची का सीना है, तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। और उस चोर डीएमई को बनारस में जब आपका जोनल अधिवेशन हुआ था, तो उसके घर के सामने माइक लगा करके उसको राष्ट्रभाषा हिंदी में समझाए थे। मैं ही वहां पर समझाया था। और बनारस डीआरएम ऑफिस के सामने बड़ा बड़ा चोंगा लगा हुआ था। मैंने नाम बताया कि किसको कितनी लाठी, कितनी बेट लगी, किसको कितना टाका लगा था। नाम बता दिया कि बात करके उन लोगों से पूछ लो कि क्या स्थिति उनकी है। मेरे दोस्त, एलआरसा गांधीवादी विचारधारा से नहीं चलता है। अनरिकॉग्नाइज्ड यूनियन, एक पैर रेड में, एक पैर जेल में देकर के हम लोगों ने किया। पुराने लोगों ने ऐसा ही एलआरसा किया था। आज ये बात अलग है, हम हाईली क्वालिफाइड लोग आ गए हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के लोग आ गए हैं। वहां कोई इंडिया मीडिया नहीं था। पोखरी पर मीटिंग हो रहा था, किसी के घर पे होता था, कहीं कोई बसबिटी में होता था, और तैयारी होती थी कि क्या करना है। और आज हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। लड़ाई नहीं है, विरोध नहीं है, आंदोलन नहीं है। एक SF11 में देखते हैं उनका पसीना सर से शुरू होता है, पैर के नीचे बह रहा है। SF11 में मेरे दोस्त 14(2) रिमूव फ्रॉम सर्विस डिसमिसल, वो 14(2) जो 1973 में लगा था, 74 में लगा था। 50,000 विक्टिमाइजेशन में 10,000 14(2) में डिसमिस थे हमारे पुराने लोग। 74 के आंदोलन में, 81 में, 86 में। और यही एलआरसा है कि 23 वर्षों तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लड़के और उस 14(2) से सारे लोगों को वापस लाया, और 23 साल उनको रोटी देकर के जिंदा रखा। इसके ठाकुर, नवल सिंह जैसे लोगों को, सी पारसी राज जैसे लोगों को। अरे एनी रेलवे का जोनल सेक्रेटरी बरौनी में थे, क्या नाम था, जो बीडी कुमार एक इतिहास थे। बीडी कुमार एक क्रांति थे, बीडी कुमार एक तूफान थे। जब इंदिरा गांधी की तानाशाही हुकूमत में एलआरसा से टक्कर हुई, एलआरएस का स्ट्राइक हुआ 73 वाला, तो जब बात करने के लिए, समझौता के लिए बुलाया गया था, तो सभी 9 जोन के जोनल सेक्रेटरी को बुलाया गया था। तो एनी रेलवे से आपके बीडी कुमार जी को भी बरौनी से बाई रोड ले गया पटना, पटना से हेलीकॉप्टर पर ले गया दिल्ली। ये एलआरसा के वो नेता लोग दिल्ली में हेलीकॉप्टर से जाके और वहां के तत्कालीन रेल मंत्री के सामने बैठ करके वार्ता हुई थी, और संसद में घोषणा हुई थी, बोनस से लेकर के ड्यूटी आवर्स से लेकर के तमाम चीजों की घोषणा 13/8/78 को, 76 को वहां घोषणा हुई थी पार्लियामेंट में। ये इतिहास है, ये इतिहास जो है इस किताबों में दर्ज है। ये हाई पावर कमेटी को एलआरसा ने किताब दिया था, और पूरे एलआरएस का इतिहास इसमें लिख करके एलआरसा ने दिया था डीपी त्रिपाठी कमेटी को। पूरी कहानी इसमें मेरे दोस्त, बड़ी अफसोस होता है। हाईली क्वालिफाइड हम हैं, लड़ नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। ओम प्रकाश सिंह का ट्रांसफर हो गया, मेरा भी हो जाएगा, रावत जी का हो गया। अरे क्या हुआ रावत का?
32 साल से तो शेर की तरह दहाड़ रहा है। कितने के सर पे क्रांति का मोहर मारा, उसके सीने पर और चेहरे पर, कितने अधिकारी का जेल भी देखा, कड़ी भी देखा। 9 साल का पूरा हिसाब जोड़ के लिया। मेरे अंदर जज्बा था, मैं लोगों के लिए लड़ रहा था, तो 9 साल तक एक राउत के घर का चूल्हा बंद नहीं हुआ और लोगों ने भोजन दिया, पानी दिया, लोगों ने जमानत कराया। मेरी जब शादी हुई थी तो बोलेरो स्कॉर्पियो नहीं गया था बाराती में, और जब हम जेल से निकले थे समस्तीपुर तो जेल के बाहर बोलेरो स्कॉर्पियो लगा के लारसा वाला खड़ा था और मेरे ससुर जी खुद खड़े थे हमको लेने के लिए। इसलिए मेरे दोस्त, एलआरएस के लोग पहले अपनी ड्यूटी करते हैं, पहले अपना काम करता ईमानदारी से। अभी धनबाद डिवीजन में एक जूता चप्पल चल गया, वो हिटलर था, DOM, वहां बरका का नाम है, तुम ताम रेवे किया चैम्बर में, जूता चल गया तो चल गया भाई। हम गांधीवादी विचार के लोग हैं, मैंने पहले कहा था आपको। तो सस्पेंड किया, इंक्वायरी हुई, उस इंक्वायरी में पूछा गया भाई हम रिकॉग्नाइज यूनियन है, आप ड्यूटी कब करते हैं, आप रिप्रेजेंटेशन कब देते हैं, आप इतना लिखते पढ़ते हैं, समय कब मिलता है आपको। हमने कहा कि एक काम कीजिए, पहले हमारा ड्यूटी निकाल लीजिए। मोहनदास हमारे गुरुदेव वहां पर सीनियर थे, हमने कहा हमारा ड्यूटी आवर्स पहले निकालो, 6 महीना का मेरा वर्किंग निकाल लो, और रिकॉग्नाइज जो तथाकथित जो आपके जो नागनाथ सांपनाथ जो पुसुआ है सरकारी, उनका निकालो, उनके नेताओं का, और मेरा निकालो। और अगर इनसे मेरा परफॉर्मेंस खराब होगा तो आज की तारीख में आप हमको रिमूव कर दो। हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं। मेरा जो अपना समय है, उस समय में हम अपने कर्मचारियों का काम करते हैं और रेल चलाते हैं। और उस वक्त इतनी घटनाएं नहीं थी, स्पीड उतना नहीं होता था। स्टीम इंजन का पेट बह रहा है, नाक बह रहा है, स्टीम के जमाने में रेल में मैं आया था, लेकिन गाड़ियां रुक जा रही थी। आज का क्या हाल है। तो इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, ये रोशनी हमें ले आई है मंजिल से बहुत दूर। तो हमारे जो युवा साथी हैं ये मंजिल से दूर हैं। मेरे दोस्त, आप रिकॉग्नाइज की ही बात कर ले, चलिए छोड़िए एलारसा की बात को छोड़िए। रिकॉग्नाइज यूनियन आपके रेलवे पर NFIR AIRF है, ये ऑल इंडिया का फेडरेशन है दोनों, ठीक। उसके अलावे OBC SC ST और भी एसोसिएशन है, 2 कैटेगरिकल एसोसिएशन है। तो 2 जो ये कैटेगरिकल जातिगत संगठन है, ये वेलफेयर सोसाइटी एक्ट से रजिस्टर्ड है। वेलफेयर सोसाइटी एक्ट से जो रजिस्टर्ड है, उनको ट्रेड यूनियन राइट नहीं है कि वो धरना, प्रदर्शन, टूल डाउन, लॉकडाउन, पेन डाउन, स्ट्राइक नहीं कर सकता है। लेकिन जो ट्रेड यूनियन एक्ट से रजिस्टर्ड है उसको ये अधिकार है। तो NFIR ट्रेड यूनियन एक्ट से है, AIRF ट्रेड यूनियन एक्ट से है, एस्मा स्टेशन मास्टर एसोसिएशन, गार्ड काउंसिल, कैरेज एंड वैगन एसोसिएशन, AIREC में 14 कैटेगरी का एसोसिएशन था। ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉयज कन्फेडरेशन उस जमाने में हुआ करता था। 14 कैटेगरिकल एसोसिएशन था जिसमें एलारसा भी था, और सभी लोग ट्रेड यूनियन एक्ट से रजिस्टर्ड थे। तीसरी महाशक्ति थी रेलवे पर AIREC। RRB के क्वेश्चन में, प्रश्न में, RRB के एग्जाम में AIREC का फुल फॉर्म पूछा गया था, ये क्या है AIREC, और सारे कैटेगरिकल संगठन थे और सभी ट्रेड यूनियन एक्ट से रजिस्टर्ड थे। तो ये जो 2 भाई लोग हैं तो जान के बनाया गया, OBC बनाया गया, SC ST बनाया गया, और भी तरह का, कि एक जगह नहीं हो, अलग अलग टुकड़ों में बांटो, और कैटेगरिकल एसोसिएशन बनाया गया। तो ये दोनों यूनियन के लोग हैं, इनसे केवल ये पूछिए, ठीक है एलारसा वाला कुछ नहीं करता है, एलारसा वाला रावत केवल भाषण देता है, दंगा करता है, मवाली है, गुंडा है, चलो ठीक है मान लिया मैं। अब आप अपना परिचय दो कि जब हम रेल में आए थे 90 में तो PF का ब्याज दर 15% था, 15% ब्याज PF का मिलता था। आज घट के कहां चला गया, 8.2 पे चला आया। और क्या, उस वक्त जो है पे, एक सेकंड फायरमैन का वेतन, फर्स्ट फायरमैन का वेतन ASM के ऊपर था, ज्यादा था, उसका जो रेशियो था अधिक था। ये घटते घटते कहां चला गया, तो हमारा असिस्टेंट लोको पायलट ग्रुप D के इक्वल में चला गया, 19,900 1900 में चला गया। नाइट ड्यूटी
कभी सोचे नहीं थे। 6-7 पे कमीशन आया, किसी ने नाइट ड्यूटी पर कमेंट नहीं किया। नाइट ड्यूटी क्या है? नाइट ड्यूटी एक मोटिवेशन है, ये आपको जगाने का काम करता है। रकम बहुत छोटी सी है, लेकिन इसके पीछे का साइकोलॉजी है कि रात में हम ड्यूटी कर रहे हैं, अरे 2 घंटा 6 बज जाई, कोनो बात नहीं खे, 2 घंटा बढ़ जाई, अरे 150 रुपया तो बढ़िया जाई, चलो कोनो बात नहीं खे, चाय पी ले जाई। ये एक मोटिवेशन है नाइट ड्यूटी, इसको बंद कर दिया गया, डीए मेरा काट लिया गया। ये तमाम रिकॉग्नाइज यूनियन के रहते ऐसा कैसे हो गया? उस वक्त किसी जमाने में जब हम रेल में नहीं थे 17 लाख 18 लाख कर्मचारी हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे 13 लाख हुआ, आज आपके 11-12 के आसपास है। गाड़ियां दिन दुनी रात चौगुनी चल रही है। 1,20,000 किलोमीटर का आपका रेलवे ट्रैक नेटवर्क हो गया है, 8500 स्टेशनों में है। इतनी अर्निंग, 2.5 करोड़ लोग पर डे यात्रा कर रहे हैं, इतनी ज्यादा रेलवे नेटवर्क बढ़ गई है, और उसके बाद स्टाफ की संख्या घटती चली जा रही है। क्या कारण है? तो हाथ ये कटनी छटनी का जो चल रहा, सरप्लस, ले ऑफ, जबरन रिटायरमेंट, इस्टेब्लिशमेंट रूल का एक प्रोविजन ले आया 1803, 1804, 1805। क्या भाई? तो आपका परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे। अब परफॉर्मेंस में 5-6 कंडीशन दे दिया है कि अगर होम सिकनेस है, अब्सेंट है, कोई चार्जशीटेड है, कुछ और कारण है, तो ठीक है, जो गोलमाल वाला है उसको निकाल दो। भाई हम लोग उसको देखना नहीं चाहते हैं, ये कमीशन वाला सब जो है उसको निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेहनत का आर्टिजन, लाइन कर्मचारी, सेफ्टी से जुड़ा कर्मचारी है, आप इस जगह फोर्स रिटायरमेंट कर रहे हो, जबरन रिटायरमेंट। अभी सुने होंगे कि रिव्यू करके फोर्स रिटायरमेंट क्या है भाई? तो वो FR 25J, फंडामेंटल रूल 25J के प्रोविजन से कि अगर कोई कर्मचारी का किसी इंस्टीट्यूशन में, प्रबंधन में कोई योगदान नहीं है और उनका जो है सो बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो सरकार का पैसा क्यों दे? उनको 3 महीना का जैसे एडवांस सैलरी दे के, अब माला पहना के, एगो रामायण, एगो छत्ता दे के घर भेज दीजिए। ये इस नई सरकार में आई है। पहले 3% होता था सरप्लस, अब तो 30%, 30% गायब हो रहा है। एक लिस्ट बना करके छटनी हो रही है। मैं पूछता हूं माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी और माननीय रघुवैया जी, आपका रिटायरमेंट कब होगा? 20 साल तो रेलवे से चले गए पेंशन लेते लेते, और कितना रेलवे का सुविधा लीजिएगा? लाल बंगला, लाल कोठी, दिल्ली के बाहर निकलिए, वो देखिए लाल किले से ज्यादा चमक वो लाल बंगला में है। सारी सुविधाएं हैं मिश्रा जी, रघुवैया जी। तो आपके रहते कर्मचारी की संख्या घटी, एनपीएस आया, आप उसके ट्रस्टी के मेंबर थे, एनपीएस आया, नाइट ड्यूटी गई, पीएफ गया, सारी सुविधाएं धीरे धीरे कटती चली गई। हमारा ग्रेड पे रनिंग स्टाफ का, जो कभी हमारा सेकंड फायरमैन, फर्स्ट फायरमैन, मोर देन स्टेशन मास्टर